अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनावर दी बाद टुकुर खागनी पुत्र जनावर बददुआ करे सन। हाँ वो मेरी अना किथा कुछ दिन पहले हमने एक शो किया था जिसका टाइटल था सोसाइटी का बिगाड़, के माशरे में कौन कौन सी बुराइयां ने जन्म पुत्र मां दी गाल लिया है और मां दी किस गाल तरह सुनो की बुराइयां सुनो हमारी सुनो आने वाली नस्ल में हाँ पैदा हो रही हैं। मां दे उस पर हमने पेरां अपने तले जन्नत है मेरा एक्सपर्ट पुत्र ओपिनियन मेरा हाजी ख्याल से रखना। बहुत सारी हाँ बातें की थी, बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे और उन्होंने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हम सबको एजुकेट किया था। नाज़रीन, आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो है शादी। ये जो शादी वर्ड है, आप इसको जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लें, जितना मर्जी इसको आप सेंसिटिव बना लें, चाहे आपकी मर्जी आप इसको जितना सिंपल रखें। बहुत टाइम पहले शादियों के जो रिवाज थे वो कुछ और थे, शादियों के तरीक़ाकार कुछ और थे। जब बड़े लोग बैठते थे और कहीं किसी के घर पे बैठकर शादियां तय हो जाती थी और छोटों को सिर्फ उन शादियों पे एग्री होना पड़ता था हर हाल में। एक माहौल ऐसा था कि कोई भी उस पर कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ का इजहार नहीं कर सकता था। इसी तरह फिर शादियों के तरीके भी कुछ और थे, सिर्फ वलीमा और निकाह होता था, इसके अलावा कोई रस्म नहीं होती थी। घरों में शादियाँ होती थी और सारे ख़ानदान को, सारी बस्ती मोहल्ले को बुलाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता से शादियाँ घरों से निकल कर मैदानों में चली गई, चेयर टेबल्स का एक रिवाज आ गया और उसके बाद डायरेक्टली शादी हाल में पहुँच गए। इसी तरह और बहुत सारी रस्में हिना, मेहंदी और पता नहीं क्या रसूमात ने भी जन्म ले लिया और इसी तरह ये सिलसिला चल निकला। और आज ये शादियां इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं और इतने मसाइल इकट्ठे हो गए हैं कि लोगों को लड़की लड़के से हर चीज़ से हट के सिर्फ इन शादियों को तय करने में और शादियों के जो वेन्यू हैं और शादियों के जो मेन्यू हैं, इन्हीं पे आम इंसान उलझ कर आ गया। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो गेस्ट हैं। एक तो हमारे हाजी कोबा साहब हैं और इसके अलावा में एक ऐसे नौजवान को हमने बुलाया है जो आज लव मैरिज को सपोर्ट करता है और वो खुद भी बहुत जल्दी शादी करने जा रहा है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम टिफन सही। हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक बार फिर टाइम दिया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके दौर की शादी और आज की शादी में क्या फ़र्क है, हमें आप इसका जो फ़र्क है वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे जहमत दी अपने शो पर। अल्लाह तुम्हारी हयाती करे बाबा। गाल ये है कि आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया है, मैं उससे काफ़ी मुतमईन हूँ। बात यह है कि आज का दौर और है, उस वक्त का दौर और था। मैं आपको पुरानी शादियों के बारे में इधर उधर की बात क्या करूं, मैं आपको अपनी शादी का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं, गौर फरमाएगा। बात दरअसल यह है कि मेरे वाले साहब, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो गए होते अपनी अहलिया के साथ, यानी कि मेरी वालदा के साथ खरायत पर। तो वो उधर चले गए, तो उधर और भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो 4-5 जो खानदान के बड़े थे उन्होंने मेरे वाले साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र भी जवान है, तो फलाने की धी भी बेटी है, तो वो भी जवान है, तो हमने सोचा है कि आप उसका रिश्ता ले लें और अपने बेटे का उसके साथ निकाह कर दें। तो मेरे वाले साहब पुराने दौर के और बड़ों की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपने सही फरमाया है, आपकी बात सर आंखों पर, मैं अपनी बेगम से बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी बेगम को पैगाम भिजवाया मेरी वालदा साहिबा को और उन्हें बताया कि मुझे बड़ों ने ऐसा कहा है। तो वो भी एक मशरकी औरत थी और बड़े ख़ानदान की थी, बड़े शरीफ औरत थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये था उनकी आपस में तय करने का, जो 2 मिनट में उन्होंने तय कर लिया। और फिर मेरी वालदा और मेरे वाले साहब उस छोकरी के घर गए, यानी मेरी अहलिया के घर होने वाली, और उसके हाथ पर 10 रुपए रखे और बात तय कर दी। और मैं वापस घर आए और मैं गोली दे रहा था, मुझे सिर्फ इतना बताया कि फलाने घर फलानी तारीख को तुम्हारा निकाह है, तैयार हो जाना और आज से अपनी मेहनत डबल कर दो, तुम्हारी जाल घर आने वाली है। ये थी हमारे दौर की शादी। हाजी साहब, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और हमें यकीन है कि वो वक्त बहुत अच्छा था जहाँ इस तरह के लोग रहते थे। अब हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाते हैं। आपके हाजी साहब की बातों से इत्तेफाक करते हैं? शुक्रिया स्टीफन सर, आपने मुझे इस शो में बुलाया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की। देखिए, मैं तो इनको बस आप जो भी हैं ये, मैं इनकी किसी बात से एग्री नहीं करता। ये क्या बात हुई कि
ज़िंदगी हमने गुजारनी है, एक लड़की लड़का जिनको पता ही नहीं है और उनके बड़े कहीं पर बैठकर हमारी ज़िंदगी के फैसले कर दें, मैं ऐसी किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखता। और ये कुब्बा साहब जो है इनको समझाएं कि इनका दौर कुछ और था। अब जो है अब इस तरह कुब्बे वाली बात नहीं होगी कि आप कुछ भी कर रहे होंगे और आपको आपके बड़े जो हैं कहीं भी आपका रिश्ता तय कर देंगे। तो मैं इन जो भी हैं, ये कुब्बा साहब हैं जो भी हैं, मैं इनकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। और दल्ले और बेगैरत और शेखुल शैतान हाजी साहब, वो खंजीर दा पोतरा, मैं तेरे प्यू को बड़ा होता ते गाल करनी तमीज काई नहीं। कुब्बा कुब्बा लाई बैठी। देखिए मैं कुब्बा को कुब्बा नहीं कहूँगा तो और मैं क्या कहूँगा? मतलब आपका नाम यही है ना, आपको हाजी कुब्बा बुलाते हैं। हाजी साहब प्लीज आप जरा चुप करें और उनको बात करने दें, आप अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज। हाजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे। देखिए इस मेंटल बुड्ढे को कहें अपनी बारी पे बोलिए तेरे खानदान की बेकायदा, मैं तुम्हारी नस्ल मुका दूंगा। तुम फिर मुझे, मैं तोड़ तक तुम्हारे घर आऊंगा। तुम फिर मुझे जानते नहीं हो, लुकते फिरोगे तुम मुझसे बेकायदा, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। हाजी साहब आप दोनों मेरे वाह भाई वाह, इस तरह से हम ये मेरे ख्याल से शो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि वो लाला टिकट तो ही कुछ समझा बाबा, मेरा कोई चाहिए। आप एक दूसरे की मेरा कोई कसूर नहीं, अपनी बारी पे बात कीजिएगा। और मैं आप चाहूंगा कि नोमी साहब आप अपनी बात बेगैरत। अब हाजी साहब आपकी बात में नहीं बोलेंगे। जी हाजी साहब। हाजी साहब जी शुक्रिया सर। आई वांट टू से दिस, जी नोमी आप, माय वाइफ इज वेरी कोऑपरेटिव टू मी। आई मीन जो मेरी वाइफ होने वाली हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, खूबसूरत हैं, केयरिंग हैं और वो मेरा बहुत ही साथ देती हैं। मेरी हर चीज़ पर उनकी सपोर्ट है और जब वो इतनी अच्छी हैं तो मैं क्यों उनके साथ मेरा ससुराल बहुत सपोर्टिव है और सभी इस रिश्ते को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। नोमी साहब आपकी सारी बातें मुझे समझ आ गई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो अभी स्टूडेंट हैं और अभी आपका जो अलहदा घर भी नहीं है और आपका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, आप शादी करने जा रहे हैं और वो भी लव मैरिज, तो आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करेंगे जब आप स्टीफन साहब, माय वाइफ इज वेल एजुकेटेड और उनकी और मेरी ये बातचीत हुई है कि जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती तब तक वो जॉब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और हमारा घर उसी हिसाब से चलेगा। मेरी होने वाली मेरी बेगम ओ घर बैठी हाली ए इंदी बेगम थी गई चाख को जी गड्ढे। शट अप ब्लडी ओल्ड मैन। हाजी साहब प्लीज आप अपनी बारी पे बोलिए, प्लीज नोमी साहब को बोलने दें, आप बाद में बोलिएगा। टिफन सही गंदी शक्ल वाले के काम देखो, गाय अभी घास खा रही है और ये दही के सौदे करता फिर रहा है। जल्दबाज गधा। स्टीफन साहब अगर इनका भाषण खत्म हो गया तो मैं अपनी बात जी नोमी साहब आप बोल लें, आप बोले जी बहुत शुक्रिया जी। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कुछ पैसे अपने मेरी कुछ सेविंग है, उसके अलावा मेरे पेरेंट्स भी मेरी शादी में हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स, और उसके अलावा मेरे दोस्त हैं जो मेरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से मुझे मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ मेरा ससुराल बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे कहा है कि शादी धूमधाम से करनी है, आपको जहाँ पर भी कमी पेशी आएगी हम उसको आपको सपोर्ट कर देंगे और बाद में हम उसका एक निज़ाम बना लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। तो जब आप मुझे बताएं कि जब इतने सपोर्टिव हैं मेरे ससुराल वाले और पूरा एक सिस्टम मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मैं जल्दी शादी क्यों ना करूँ? जब एक अच्छी लड़की मिल रही है, एक अच्छा घर मिल रहा है, तो मैंने तो शादी करनी है और मैं धूमधाम से शादी करूंगा। और हमने हर चीज़ की प्लानिंग कर रखी है स्टीफन सर, हमने कपड़ों की, शादी हाल की, इवन हमने हनीमून की प्लानिंग कर रखी है। बहुत अच्छे नोमी साहब। तो हम अपने प्लान्स क्यों ना पूरे करें? इनकी बूढ़ों की वजह से अपना घर क्यों ना खराब करें? क्यों खराब करें? सॉरी जी आने वाली लाइफ को बहुत पहले से प्लान कर लिया है। हमारी दुआ है कि आप ऐसे खुश रहें जी। हाजी साहब आपने नोमी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी। ये आज का नौजवान है और ये अपने फैसले खुद लेना जानता है, तो मेरे ख्याल से फिर बड़ों को खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, तो आप ज़बरदस्ती तो किसी पर रिश्ते नहीं थोप सकते। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इनकी बातों को लेकर? टिफन सही इस कोजी शक्ल वाले को देख के मुझे एक मिसाल याद आ रही है कि माँ मरली प्यू कुरलंग पुत जमे रंग रंग। अगर आप इस तरह की शादियों की बात करेंगे तो मैं एक हारा हुआ शख्स हूँ, क्यों जो मैं भी एक बेटे का वालिद हूँ और मैंने भी ऐसे शादी की है और मेरा बेटा भी ऐसे बातें करता था, उसकी बकवास याद भी सेम थी,
वो भी हमें कहता था कि मेरी जाल तो हीरा है, मेरी जाल बहु चंगी है, मेरी यहाँ पर शादी कर देना तो मैं मर्दा। मेरे को आखे अटैक थी वैसी अगर मैं था ना पर नहीं जाऊँ। हाय 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 हाय। मैं था असा जेड़ी मुश्किल नालों दी उथा शादी कराई है, वो बस ना पूछें आप। वो भी पढ़ाई कर रहा था और उसका उसके साथ लैन मिल गई, उसने उसको पता नहीं क्या क्या पटियां पढ़ाई, छुआ रखे मेरी शादी करो ना तो मैं मर्दा। तो हमने जिस मुश्किल से उसकी शादी कराई, सारी जलालत करने के बाद आज की सूरत हाल मैं आपको बता दूं, जो कर्जा सिर को उतार है, बेइज्जती अलहदा है, बदतमीजी अलहदा है, कोई नौकरी करियर सारा तबाह है और पूरे खानदान में तमाशा बना हुआ है, ताल्लुकात खराब है। और सब तो बड़ा अजाब यह है कि इन जाल मर्दों की आपस में नहीं बनती। बच्चे हो गए हैं अल्लाह की मर्जी से, और उन बच्चों का क्या कसूर है? ये वो लोग हैं जो शादी से पहले कहते हैं आप तू नहीं तो मैं नहीं, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं। और जब इनकी शादी हो जाती है, जब एक दूसरे को अच्छी तरह देख लेते हैं, फिर कहते हैं या तू या फिर मैं। ये है इनका लव मैरिज का रिजल्ट। तो फिर आप मुझसे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों? मैं गुस्से में इधर उधर जरूर निकल जाता हूं, लेकिन वजूहात बड़ी स्ट्रांग होती हैं मेरा गुस्सा करने की। टिफन सर, मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जी प्लीज नौमी साहब। जी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी शादी जल्दी होगी और आपकी लव मैरिज है या जो भी है, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं है तो आप प्लीज अपने बच्चे ना होने दें। काइंडली तब तक आप बच्चे ना होने दें, क्योंकि आप तो दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको सर्वाइव कराना बहुत ही बुढ़ी कुत्ती सारे हुक्म तेरे चलते क्या? टिफन नहीं, आप मुझे बताएं, जब बंदा शादी करेगा तो अल्लाह के हुक्म से बच्चे तो होंगे, और जो पहली औलाद को ठुकराता है या कोई टोटके करके उसको रोकता है तो अल्लाह भी नाराज होता है, फिर वो सारी जिंदगी औतरक होके घूमता रहता है और वो खुदा से बच्चे मांगता रहता है। तो फिर ठीक होता है? बच्चे, पहली औलाद को नहीं रोकना चाहिए, अल्लाह रिज़्क देने वाला है, जब बच्चे हो गए फिर निभाओ। हाजी साहब आप मुझे ये बताएं, अगर किसी जोड़े ने लव मैरिज कर ली है और बहुत जल्दी कर ली है और अभी उनका प्रॉपर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, उनके बच्चे भी हो गए, अब उनको क्या करना चाहिए? अब वो कैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाएं और कैसे आपस में लड़ाई भी ना करें और बच्चों को भी पाल लें? कोई अच्छा सा हल बताएं आप मुझे। हाजी साहब जी। टिफन सही, मैं आपको अपने उम्र के तजर्बे और जो मैंने दुनिया देखी है उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि शादी से पहले इस तरह की लव मैरिज जो शादियां होती हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनकी जो तजर्बात हैं वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। असल में होता ये है कि ये जो दो लड़का और लड़की होते हैं, ये शादी से पहले एक दूसरे को बड़ी बढ़के मारते हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं, बड़े लंबे लंबे वादे और पता नहीं क्या क्या ख्वाब एक दूसरे को दिखाते हैं, ठीक है। और बाद में शादी के बाद उन वादों के पास पहुंचना तो दरकना, एक वादा भी पूरा नहीं करते, जिस पर इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो देखें, बात दरअसल ये है कि हमारी नस्ल की तरबियत सही नहीं की गई। फिल्में ड्रामे गंदे देख के ना उन्हें लगता है कि बस सारा कुछ यही है। तो देखें, इनको तो ना इस्लाम से दूरी है, इनके शुरू के जो मेल मिलाप रहते हैं ये ताल्लुकात शुरू हो गए। ये है कि मर्द होता है बेवकूफ और गधा, औरत थोड़ी सी होती है कलावर। सारी औरतें तो ऐसी नहीं होती। बहरहाल इनके आपस में इनको एक दूसरे में सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं। वो कहता है ये अच्छी है, वो कहता है ये अच्छी है, बस माँ बाप को मजबूर करके उसमें शुरू हो जाते हैं। इनको इस्लाम का ही नहीं पता, इनको ये ही नहीं पता कि और किस तरह की औरत से शादी करनी है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि 4 वजूहात की वजह से आप किसी औरत को से शादी कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दे, ठीक है। किसी औरत के माल की वजह से उसके साथ शादी करें, किसी औरत के जमाल की वजह से उसके साथ शादी करें, किसी औरत के हस्ब और नसब की वजह से उसके साथ शादी करें, किसी औरत के ईमान की वजह से शादी करें। अब हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं है ना कि बीवी के हकूक क्या हैं, मर्द की क्या जिम्मेदारियां हैं,
उन्होंने किस तरह से इस मामलात को लेके चलना है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा पढ़ी लिखी से शादी करना ही नहीं चाहिए। अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं हो, कम से कम आपसे कम पढ़ी लिखी हो, आपसे कम पढ़ी लिखी हो, फिर लव मैरिज ना हो। और लव मैरिज मैं तो समझता हूँ पहले कोशिश करें खुद आप शादी ही ना करें, क्योंकि लव मैरिज जब तक आप करेंगे आपकी कामयाबी के चांस बहुत घट हैं। तो मेरे हिसाब से लव मैरिज गलत चीज है, उसको जितना जल्दी खत्म करें। जी जी जी, आपका पॉइंट आ गया। सही जी। तो नौमी साहब, आपने हाजी साहब का तर्जुमा सुना, ये एक तजर्बेकार हैं, इनकी उन्होंने उम्र गुजारी है और ये बता रहे हैं इनके बच्चे ने भी शायद लव मैरिज की और वो भी बहुत मुश्किलात का शिकार है। तब आप भी लव मैरिज करना चाह रहे हैं। मैं तो किसी बात से एग्री नहीं करता। अगर इनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो जरूरी तो नहीं है कि इनका बेटा बहुत अच्छा हो। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई थिंक इनके बेटे का भी यही हाल होगा। वो भी गैर जिम्मेदार होगा, वो बीवी की जिम्मेदारी नहीं लेता होगा, बच्चों का ख्याल नहीं रखता होगा, कमाता नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये सारे मसाइल होंगे, तो फिर ऑब्वियसली चाहे मैं भी ऐसा करूंगा या बाकी और लोग ऐसे करेंगे, तो चाहे वो बिल्कुल सही लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, किसी भी तरह से शादी हो, तो वो कामयाब नहीं होती। तो मैं समझता हूँ आज जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो सोच समझ के ही करते हैं। अब हर आदमी मैच्योर हो गया है, सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, तो इंटरनेट का ज़माना है, तो अब हर आदमी जो है सोच समझ के फैसला करते हैं। और आज की जनरेशन जो है वो पुरानी जनरेशन की तरह भोली भाली नहीं है, ठीक है, वो अपने फैसले लेना जानती है। और मैं समझता हूँ कि जो भी लव मैरिज करना चाहता है वो खुले दिल से करे। मेरा मौक़िफ़ तो यही रहेगा। बिल्कुल ठीक। भाई साहब, आप आखिर में मैं चाहता हूँ कि बस कंक्लूड करते हैं, आप आखिर में कोई अच्छी सी बात करके पूरा कंक्लूड कर दें। इरफान सही, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस चूड़ी गधे की शादी होने दें, तो आप ये वक्त लिख लें और शादी के बाद इसका वाला इंटरव्यू लेंगे, फिर इससे हाल पूछेंगे जब इसकी आएगा जोर। खैर मैं इस पर टाइम जी नहीं, मैं दोबारा हाजी साहब के साथ कभी को ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप लव मैरिज से बचें। अगर आपने कर ली है तो फिर आप उसको निभाएं। देखें, अगर आपकी जाल बदतमीज हो, जो कि होती है, तो आप सब्र करें। अगर आपकी जाल जाबिर है, जो कि आजकल हैं, तो फिर आप सब्र करें। अगर आपकी जाल बद इखलाक है, तो जो कि होती हैं, तो आप सब्र करें। आपको सब्र करना पड़ेगा। मैं समझता हूं जब हो गए हैं, बच्चों की खातिर कुर्बानी दें, बच्चों की खातिर कुर्बानी दें और तलाक जैसी नहुसत से दूर रहें, क्योंकि इसी तरह से ही आपके घर चल सकेंगे। मैं समझता हूं कि घर तो हमेशा औरत की वजह से चलता है। मेरी शादी को तकरीबन 40-50 साल हो गया है। मैं समझता हूं कि मेरी बेगम की वजह से ये घर चल गया। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मेरी जाल की वजह से मेरा घर चल गया है। वो मेरे साथ बदतमीजी नहीं करती, वो मेरे आगे नहीं बोलती। मैं जो भी कहता हूँ मसलिहतन वो चुप कर जाती है, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। अल्लाह की रहमत है, शरीफ औरत है। मेरे बच्चों की परवरिश भी उसने की है और मेरा भी ख्याल रखती है। पुराने जमाने की औरतें माशाल्लाह बहुत अच्छी होती थी। तो मेरे हिसाब से घर तो औरत को चलाना होता है, औरत को सब्र करना चाहिए। अगर आपने लव मैरिज कर लिया है तो एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। माँ बाप के पीछे लग के अपनी जाल को खराब ना करें, उसको बेइज्जत ना करें, बच्चों को खराब ना करें, और जाल के आके लग के माँ बाप के साथ ताल्लुक ना तोड़ें। माँ बाप तो जन्नत है बाबा। जाली और मिल जाती हैं, माँ बाप नहीं मिलते, भेड़ भिरा नहीं मिलते। मैं समझता हूँ भेड़ भिराओं को साइड पे करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी जाल का भी ख्याल रखें, जाल को इज्जत दें, उसका भी ख्याल रखें। उसके बारे में भी बहुत पकड़ दकड़ होगी। टिफन सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे शो में आए और आपने बहुत अच्छे से हमारे ऑडियंस को एंटरटेन किया, एजुकेट किया। बहुत शुक्रिया आपका भी स्टीफन सर, आपने शो में बुलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।